हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानचित्र का अध्ययन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से। पिछली वीडियो में हमने देखा था पृथ्वी और ग्लोब के बारे में। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र के अध्ययन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी होती है वो क्या होती है, और पृथ्वी से संबंधित है ग्लोब। ग्लोब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप मानचित्र को समझ पाएंगे जल्दी से। तो इसीलिए आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहां पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं मानचित्र का अध्ययन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया है आपके लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ग्लोब को देखकर हमें पृथ्वी छोटी सी दिखाई देती है, क्योंकि ग्लोब हमारी धरती का छोटा सा नमूना है। जिस प्रकार हमारी छोटी सी पृथ्वी है ना, उसी के ही जैसा सबसे सूक्ष्मतम होता है क्या, ग्लोब, जिसमें एक चौथाई भाग पर स्थल है यानी कि रहने के लिए भूमि है, और तीन चौथाई भाग पर जल है। ग्लोब को हर जगह ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो गोल होता है और वह स्थान अधिक घेरता है। इसीलिए ग्लोब पर पूरी पृथ्वी अर्थात सभी देशों को दिखाया जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर स्थित है उसी प्रकार ग्लोब पर भी सभी देशों को दर्शाया जाता है। लेकिन यदि हमें अपने गांव, जिले, नगर और राज्य जैसी छोटी सी जगह की जानकारी प्राप्त करनी हो तो ग्लोब काम नहीं आता है। क्यों नहीं काम आता है? क्योंकि जो ग्लोब होता है वो विस्तृत एरियाओं को दर्शाने में महत्वपूर्ण होता है, पर बट जो मानचित्र होता है वो विस्तृत रूप के लिए भी होता है, और छोटे छोटे जो राज्य, देश वगैरह जो होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। कौन? मानचित्र, ग्लोब की अपेक्षा। इसके लिए हमें मानचित्रों का प्रयोग करना पड़ता है। किसके लिए? जो गांव होते हैं, जिले होते हैं, नगर होते हैं, राज्य होते हैं, इनको देखने के लिए। ग्लोब पर तो ये दर्शाए हुए नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम मानचित्र का यूज करते हैं। किसी देश में क्या क्या फसलें होती हैं और कौन कौन से उद्योग व धातुएं पाई जाती हैं, इसकी जानकारी के लिए भी मानचित्रों की आवश्यकता होती है। मानचित्रों की पुस्तकों को हम एटलस के नाम से जानते हैं। मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय करके ले जाया जा सकता है, लेकिन जो ग्लोब होता है उसको हम लेकर नहीं जा सकते हैं ऐसे मोड़ कर, क्योंकि यह भारी होता है एक तो, और दूसरा जो मानचित्र होता है वो कपड़े का या फिर कागज का बना होता है। लेकिन जो ग्लोब होता है वो या तो प्लास्टिक का बना होगा या फिर लकड़ी का। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर इमेज दे दी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, मानचित्र के द्वारा हम किसी भी स्थान का अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी सूक्ष्मतम स्थान हो, जैसे कि हमें किसी भी जिले का पता लगाना हो, नक्शा देखना हो, नगर का नक्शा देखना हो, तो हम मानचित्र का यूज करते हैं। यह किसी स्थान का अध्ययन करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? मानचित्र। मानचित्रों में हम महासागर, महाद्वीप, नदी, पहाड़ और अनेक स्थानों की स्थितियों के बारे में भी पता कर सकते हैं। उनकी आकृति के बारे में देख सकते हैं और उनका आकार का भी अनुमान लगा सकते हैं। दुनिया में कहाँ किस मार्ग से पहुंचना है इसके बारे में भी हम मानचित्र के जरिए देख सकते हैं। मानचित्रों की सहायता से सरलता से जाना जा सकता है कि संसार में धरातल कैसा है, जलवायु किस प्रकार की है, ठंडी है, गर्म है, सम है, शीतोष्ण है, और कहाँ कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे झारखंड में कौन सा है, उड़ीसा में कौन सा खनिज पाया जाता है। कुछ इस प्रकार हम मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं। तो आप जान चुके होंगे कि जो मानचित्र होता है वो विशेष महत्वकार होता है ग्लोब की अपेक्षा। इनके अतिरिक्त हमें और भी बहुत सी बातों की जानकारी मानचित्रों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। जैसे कि दिशाओं की जानकारी हमको मानचित्र के द्वारा पता लगती है। जैसे कि जो मानचित्र होता है उसका प्रयोग हम दिशा को जानने के लिए भी करते हैं। मानचित्र में आपने देखा होगा ना, ऊपर की साइड वहां पर एक तीर का चिन्ह दिखा होगा आपने, तो उसी जो तीर होता है वहां पर उत्तर दिशा अंकित होती है। तो हम उत्तर दिशा को अगर हमें पता लग जाए तो हम बाकी की जो तीन दिशा होती है ना उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कौन कौन सी है तीन दिशाएं, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। इसका भी आसानी से हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दूसरा पैमाना है। आपने अगर किसी भी मैप को देखा होगा तो उसके ऊपर या फिर नीचे कोने में एक पैमाना बना होता है, आपने देखा होगा जरूर। अगला हम देखते हैं संकेत, चिन्ह और रंग। हम मानचित्र में अलग अलग वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं ना, तो उसके लिए हम अलग अलग संकेत,
चिन्ह और रंगों का प्रयोग करते हैं। इनको समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इनके द्वारा हम मानचित्र को नहीं समझ सकते हैं। हमें मानचित्र का अध्ययन करने से पहले ही उस पर दिए गए जो चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, उनको ठीक प्रकार से समझना चाहिए, तभी हम मानचित्र को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम तीनों को एक एक करके बारीकी से समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले है दिशा। मानचित्र का प्रयोग दिशा जानने के लिए भी किया जाता है। मानचित्रों में ऊपर दाईं ओर एक तीर का चिन्ह बना होता है, आपने देखा होगा। इस तीर की नोक जिस पर ऊ अंकित होता है, ऊ दिख रहा होगा आपको, तो यह उत्तर दिशा होती है। अतः इस तीर को उत्तर दिशा सूचक रेखा भी कहते हैं। मानचित्र में उत्तर दिशा ज्ञात होने के बाद अन्य दिशाएं जैसे कि दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है, इसका ज्ञान भी हमें आसानी से हो जाता है। मैंने आपको बताया था, यही चारों दिशाएं कंपास के 4 प्रमुख बिंदु कहलाती हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन 4 दिशाओं की सहायता से हमें इनके बीच की दिशाओं का भी ज्ञान हो जाता है। मैंने बताया था, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब है, पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब है, दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पूरब है और पश्चिम उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम है। इसके द्वारा यानी कि जो हमारा मानचित्र होता है उसको हम दिशाओं के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैमाना। मानचित्र के नीचे या ऊपर एक कोने में दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक पैमाना बना होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार पैमाना कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हैं। आपकी इच्छा है कि आपको छोटा बनाना है या बड़ा, स्थान के हिसाब से, यानी कि आपके पास अगर जगह ज़्यादा हो तो आप बड़ा बना सकते हैं, वैसे आप छोटा भी बना सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। इस पैमाने की सहायता से हम 2 स्थानों की वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण की बात करें तो यदि हम 2 स्थानों के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1000 किलोमीटर है, यानी कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर स्थान है वो 1000 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करता है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो जो हमारी 4.5 सेंटीमीटर स्थान की 2 स्थानों के बीच की दूरी थी और जो हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर था, तो हम 1000 किलोमीटर का जो हमारी वास्तविक दूरी थी 4.5, इसका गुणा कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगी, वास्तविक दूरी आ जाएगी 4500 किलोमीटर। ठीक है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संकेत, चिन्ह और रंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनको समझ गए तो मेरे को लगता है कि आप मानचित्र को बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, हम मानचित्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न भिन्न संकेत, चिन्ह और रंगों का प्रयोग करते हैं। इनको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। हमें मानचित्र का अध्ययन करने से पहले ही उस पर दिए गए चिन्हों और संकेतों को ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। मानचित्रों में अधिकांशतः परंपरागत संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कुछ परंपरागत संकेत आगे दिए गए हैं जो कि आपके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम मानचित्रों में कई रंगों का प्रयोग देखते हैं। आपने देखा होगा, कहीं पर ग्रीन होता है, कहीं पर ब्लू होता है। ये जो आपके जैसे कि घास को प्रदर्शित करने के लिए ग्रीन यूज कर देते हैं, और जो बारिश है उसको प्रदर्शित करने के लिए ब्लू का इस्तेमाल कर देते हैं, और जहाँ पर रेतीली मिट्टी है वहाँ के लिए येलो का इस्तेमाल कर देते हैं। आपने बेहद ही आसानी से देखा होगा इन सभी चीज़ों को। तो हम मानचित्रों में कई रंगों का प्रयोग करते हुए देखते हैं। मानचित्र में प्रयोग होने वाला रंग कुछ ना कुछ अर्थ लिए हुए होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, नीला रंग प्राय समुद्र को व्यक्त करता है और हरा रंग हरी भरी भूमि को प्रदर्शित करता है। अब हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। जैसे कि सीमा रेखा, यानी कि यदि हमें कोई भी मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को प्रदर्शित करना है तो हम इस जो संकेत दिया हुआ है इसी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगर हमको राज्य को दर्शाना होगा तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जिले को अगर दर्शाना हो तो हम इस रेखा को प्रदर्शित करते हैं, इस रेखा के द्वारा। और अगर तहसील को प्रदर्शित करते हैं तो इससे, और गांव को करते हैं तो ये वाले डैश डैश लगाकर हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद सड़कों में आ जाती हैं पक्की सड़क। पक्की सड़क के लिए यह वाला चिन्ह है, कच्ची सड़क के लिए इस वाले चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। सकरा रास्ता हो यानी कि पतला रास्ता हो तो इसको, और फुटपाथ तो इसको प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह के द्वारा। कौन से? सड़कों को। नेक्स्ट है रेलवे। यदि रेलवे लाइन को हमें प्रदर्शित करना है मानचित्र के जरिए तो हम बड़ी लाइन को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, छोटी लाइन को इससे, अति छोटी लाइन यानी कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है तो वो इससे, और रेलवे स्टेशनों को हम इसके द्वारा, चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जल संबंधी जो भी कोई
चीज़ें हैं, जैसे कि नदियां हैं। आपने मानचित्र में देखा होगा नदियों को बहते हुए, तो नदियों को इस रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तालाबों को इस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। नहर को और पुल को इन दोनों के माध्यम से। कच्चा कुआं है तो हम गोला करके इसमें रंग भर देते हैं, और पक्का कुआं है तो गोला कर देते हैं केवल। इन दोनों के जरिए से हम कुओं को प्रदर्शित करते हैं, वो भी जल संबंधी है। इसके बाद जो तालाब है, पानी सहित जिसमें पानी बहता है, तो उसको हम इस रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और सूखा कुआं है तो इसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सड़कों को। सड़कें हैं जैसे कि राज्य की राजधानी है, जैसे गुजरात की राजधानी पणजी को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो हम इस माध्यम से, यानी कि गोला करके एक पॉइंट के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यदि वह राज्य है जैसे कि गुजरात है तो उसको एक गोले के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, और अगर पणजी है तो उसको राज्य की राजधानी है तो इसको गोले में एक बिंदी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद शहर है तो इसके माध्यम से, और गांव है तो इसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। किला है तो इसके माध्यम से, और बांध है तो इसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यदि देश की राजधानी है किसी भी देश की, जैसे चीन की बीजिंग है, तो उसको गोला करके मोटा डार्क गोला कर देते हैं बीच में। इसके बाद अन्य है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, बिजली घर है, पेड़ है, तंबाकू है, चाय है, मैगजीन है, लोहा और स्टील है, और कोयला है। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ही दिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार 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 पूछे भी गए हैं। तो इसीलिए मैंने अधिक नहीं दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को कवर किया है इस वीडियो में। तो आप एक एक करके देख लीजिएगा, मंदिर किस प्रकार का है, मस्जिद किस प्रकार की है, चर्च किस प्रकार का है, गुरुद्वारा बिजली घर किस प्रकार का है, पेड़ किस प्रकार के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, कोयला इस्पात और जो लोहा स्टील है उसको देख लीजिएगा, तंबाकू देख लीजिए। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे मानचित्रों के प्रकार, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक करके सभी मानचित्र के प्रकारों के बारे में देखेंगे, जैसे राजनीतिक मानचित्र होता है, प्राकृतिक मानचित्र होता है, प्राकृतिक राजनीतिक जिसमें कि दोनों ही होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और एक कुछ विशेष मानचित्र भी होते हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अगली वीडियो को देखने के लिए अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।